वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नम्रता हसानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, नागौर, आप सभी का स्वागत करती हूँ नए सेशन में। आज का ये लेक्चर बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम सेकेंड ईयर में आपकी ABSD सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं। पहला पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, और सेकंड पेपर वित्तीय लेखांकन एवं ऋण। आज हम आपके फर्स्ट पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगम लेखांकन के बारे में बात करेंगे। निगम लेखांकन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसे कंपनी अकाउंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे पेपर में हम कंपनी के बारे में, कंपनी के अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी कैसे शेयर्स इशू करती है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्रीज कैसे होती हैं, कंपनी का लिक्विडेशन, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऑल अबाउट कंपनी अकाउंट्स। चलिए, तो आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इस पर आज हम बात करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, उसी से अपनी पूंजी प्राप्त करती है। ठीक है। चैप्टर में हमें कंपनी के शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी वो जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी क्या है, अंश क्या है, अंश पूंजी क्या है। तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं। कंपनी क्या है? आपने 11th-12th में पढ़ा है कि व्यवसाय के बहुत सारे प्रारूप होते हैं। एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस। ऐसे ही कंपनी भी बिजनेस का एक फॉर्म है। जब एक सिंगल व्यक्ति अपना बिजनेस अपने लेवल पर अपने पूरे कंट्रोल में करता है तो वो एकल स्वामित्व कहलाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, साझेदारी में करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हमने मेंटेन करना सीखे थे। अब हम कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपनी भी बिजनेस का एक फॉर्म है। कंपनी बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कंपनी का निर्माण, संचालन, नियमन, अधिनियम सभी कुछ एक एक्ट के अंतर्गत होता है। ये एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 इनफोर्स में था। इससे पहले कुछ और एक्ट थे। प्रेजेंटली वर्तमान में हम जो अकाउंटिंग, जो नियम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना सीखेंगे वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा व्यावसायिक संगठन जिसे कंपनी अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुसार गठित एवं संचालित किया जाता है एवं जिसकी पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, कंपनी बिजनेस कहलाता है। कंपनी जो है व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। कुछ व्यक्ति मिलकर आपस में किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि ज़्यादातर प्रॉफिट कमाना होता है, के लिए मिलकर के एक संगठन बनाते हैं। उसका कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का जो निर्माण होता है वो भी विधान यानी कंपनी एक्ट 2013 जो अभी इनफोर्स है के द्वारा ही होता है, और कंपनी का समापन भी एक्ट यानी विधान के अनुसार ही होता है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसकी अपनी सार मुद्रा होती है, कॉमन सील, क्योंकि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। तो कृत्रिम व्यक्ति अपने साइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका कुछ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो कंपनी की एक सार मुद्रा होती है। कंपनी के बारे में फुल एंड फाइनल डिटेल्स, की कंपनी कितने टाइप की होती है, क्या क्या उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके लिए आपका एक अलग सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, उसमें एक पेपर है कंपनी लॉ। उसमें आप डिटेल में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।
अभी हमें सिर्फ अकाउंटिंग के पर्पज से ये जानना जरूरी कि कंपनी क्या है। तो कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार मुद्रा होती है, व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। चलिए, अब हमने ये समझा कि कंपनी है क्या। मेनली बिजनेस का एक फॉर्म है। जब बड़े लेवल पर बिजनेस होता है जो अकेला व्यक्ति या पार्टनरशिप में नहीं होता है, तो कुछ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं, तो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हैं। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं कि अंश पूंजी क्या है। अंश पूंजी, अंश और पूंजी ये दो शब्द से मिलकर के बना है अंश पूंजी। तो हम इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ जानते हैं। पूंजी, इस शब्द से तो आप परिचित हैं क्योंकि आपने 11th-12th की अकाउंटिंग में पढ़ा है। एकल स्वामित्व में भी जब कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मटेरियल परचेज करना होता है या कुछ और इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी। तो जहां पर भी वो पैसा लगाता है वो उसकी पूंजी कहलाती है। मतलब बिजनेस प्रारंभ करने के लिए स्वामी द्वारा लगाई गई राशि पूंजी कहलाती है। चलिए, इसे एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे रमेश है, वो अपना बिजनेस चालू करना चाहता है। बिजनेस चालू करने के लिए वो 1 लाख रुपए कैश लगाता है और 13,000 रुपए की उसने फर्नीचर, फिटिंग्स, अदर मशीनरीज वगैरह पर इन्वेस्टमेंट किया। टोटल उसने 1,30,000 रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया। 1,30,000 रुपए अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी पूंजी क्या हुई? 1,30,000 रुपीज। चलिए, ये तो बात हुई सिर्फ एक एकल स्वामित्व में जैसे रमेश काम कर रहा है। तो हमने पूंजी का मतलब समझा कि बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए स्वामी द्वारा लगाई गई राशि पूंजी कहलाती है। अब अंश क्या है? पूंजी के एक निश्चित भाग को अंश कहते हैं। अगर आप अंश की डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी कि अंश यानी पूंजी के एक निश्चित भाग को शेयर कहा जाता है। अब पूंजी का निश्चित भाग कैसे? चलिए, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि रमेश ने 1,30,000 रुपए की पूंजी लगाई। मान लीजिए रमेश अकेला बिजनेस नहीं करके बहुत सारे लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं और वे सभी मिलकर के 1,30,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। तो इस 1,30,000 रुपए की पूंजी में सबने अलग अलग पूंजी लगाई होगी। तो इसे अगर हम अंश में विभक्त कर दें, इस 1,30,000 रुपए की पूंजी को हम टुकड़ों में बांट दें, अंशों में बांट दें, यानी अगर हम इसके 13,000 अंश कर दें तो 13,000 अंश और एक अंश की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। टोटल हो गए 1,30,000 रुपए। तो जब पूंजी के एक निश्चित भाग हो जाता है तो उसे शेयर कहा जाता है। तो बड़ी कंपनीज में इसी तरीके से शेयर की एक निश्चित वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है। उसके बाद जिसे भी कंपनी के साथ मिलकर के काम करना है वो कंपनी के जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उतने शेयर्स उसको अलॉट कर दिए जाते हैं। तो पूंजी के एक निश्चित भाग को शेयर्स कहते हैं। तो अब आपको अंश पूंजी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंश पूंजी कंपनी में लगाई गई पूंजी के एक निश्चित भाग को अंश पूंजी कहा जाता है। ओके, अब हम समझेंगे शेयर्स क्या। शेयर्स तो हम समझ चुके हैं। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? शेयर हमने देख लिया कि अंश पूंजी के एक निश्चित भाग को शेयर कहा जाता है और टोटल जो कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, अंशधारियों द्वारा, उसे अंश पूंजी कहा जाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मेनली शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अगर अब आप अपनी बुक में समता अंश की परिभाषा पर जाएंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, तो आपको ये लिखा मिलेगा, ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है वे समता अंश कहलाते हैं। ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है यानी अधिमान अंश नहीं है वो समता अंश कहलाते हैं। तो एक्चुअली में समता अंश है क्या? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे अंश जो कंपनी पर स्वामित्व को प्रकट करते हैं, कंपनी पर अंशधारी के स्वामित्व को प्रकट करते हैं, उन्हें समता अंश कहते हैं। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं।
अब मैं आपको पूर्वाधिकारी अंश समझाती हूँ। पूर्वाधिकारी अंश समझने से आपको समतांश और अच्छे से समझ में आएंगे। पूर्वाधिकारी अंश, पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस, इन्हें प्रेफरेंस प्राप्त होता है। किस चीज में प्रेफरेंस प्राप्त होता है वो देखते हैं। ऐसे अंश जो समता अंश नहीं है उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। यही डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेगी। अन्य वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में अगर अपन बोले तो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से 2 पूर्वाधिकार? पहला, समता अंशधारियों से पूर्व लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों से पूर्व अंतिम भुगतान या पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। अच्छा, लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार कैसे? ये तो हमें भी पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। एकल स्वामित्व में बिजनेस में जितना भी लाभ होता है उस पर संपूर्ण अधिकार उस व्यवसाय के स्वामी का, उस एकल स्वामी का होता है। पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न होता है उस पर पूरा अधिकार पार्टनर्स का होता है। और कंपनी में तो व्यवसाय के स्वामी ही इतने सारे होते हैं क्योंकि वो सभी मिलकर के पूंजी लगाते हैं। तो कंपनी में जो प्रॉफिट अर्न होता है उसमें से सभी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो अंशदान दिया जाता, जो एक प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जाता है, उसे लाभांश कहा जाता है। और कंपनी के केस में लाभांश ज्ञात करने, लाभांश को वितरित करने के भी अपने अपने नियम होते हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स में हम इसको भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर ये समझना इनफ है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अंशधारियों को जो शेयर देती है उसे लाभांश कहा जाता है। प्रॉफिट में से अंशधारियों को जो भाग मिलता है उसको लाभांश कहा जाता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभांश होता है वो पहले दिया जाता है, उसके बाद अगर लाभ बचता है तो समता अंशधारियों को दिया जाता है। तो हो गया उनके लिए एक पूर्वाधिकार, प्रेफरेंस, राइट। और दूसरा, अगर किसी भी कारण से कंपनी का समापन होता है, कंपनी को बंद किया जाता है, तो पूंजी तो दोनों ने लगाई है, समता अंश ने और पूर्वाधिकार अंश ने, लेकिन पहले पूंजी वापस लौटाने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को होता है। उन्हें पहले पूंजी लौटाई जाती है। इसके बाद अगर कंपनी के पास फंड बचता है तो फिर समता अंशधारियों को पूंजी लौटाई जाती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? समतांश कंपनी के स्वामी होते हैं। ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंशधारी नहीं है उन्हें समतांश कहा जाता है। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि जब पूर्वाधिकारी अंशधारियों को सब कुछ पहले दिया जाता है, लाभांश भी पहले दिया जाता है और पूंजी वापसी का अधिकार भी पूर्व में प्राप्त होता है, तो फिर समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी कैसे हुए? इसको भी हम डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। चलिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जब उन्हें जारी किया जाता है तभी उन पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है। पहले से ही डिविडेंड की रेट फिक्स होती है 8%, 10%, जबकि समता अंशधारियों के लिए ऐसी कोई रेट फिक्स नहीं होती। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से पूर्वाधिकारी अंशधारियों का जो ऑलरेडी फिक्स रेट पर डिविडेंड होता है वो उन्हें भुगतान किया जाता है और बाकी जितना भी प्रॉफिट बचता है उस सब पर हक जो होता है वो समता अंशधारियों का होता है। इसीलिए उन्हें कंपनी के वास्तविक स्वामी कहा जाता है। और भी दोनों में काफी सारे डिफरेंस हैं, इस पर एक हम अलग लेक्चर लेंगे। समता अंशधारी और पूर्वाधिकारी अंशधारी में क्या डिफरेंस है। चलिए, अभी हमने देखा है कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। अब हम ये देखते हैं कि पूर्वाधिकारी अंशधारी कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे, भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास बार बार यूज होगी। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स ना, तो उनके नाम बार बार हमारे यूज होंगे, इसलिए उनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले संचयी पूर्वाधिकारी अंश, संचयी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने भी आपको बताया
प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की जो रेट होती है वो प्री डिसाइडेड होती है। जब प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाता है तभी वो रेट डिसाइडेड होती है कि उन्हें वर्ष के अंत में कितना लाभांश दिया जाएगा। यदि किसी वर्ष कंपनी के लाभ ही पर्याप्त नहीं है या कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता है तो फिर क्या उन्हें लाभांश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के स्वयं के पास लाभ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी के जो पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम होते हैं, तो जब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं तभी ये सारी बातें डिसाइड हो जाती हैं कि पूर्वाधिकारी अंश जो इशू किए जा रहे हैं वो संचयी पूर्वाधिकारी अंश होंगे, असंचयी होंगे, या आगे हम जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे उनमें से किस टाइप के पूर्वाधिकारी अंश होंगे। यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं होता है या अपर्याप्त लाभ की वजह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती है तो ऐसे अंशों पर यदि इनका लाभांश अगले वर्षों के लिए संचय हो जाता है कि बाद में अगर कभी कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो पहले इन्हें प्रीवियस ईयर का जब डिविडेंड नहीं दिया था तो उसका भी डिविडेंड पेमेंट किया जाएगा, ऐसी अगर बाध्यता होती है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को, पूर्वाधिकारी शेयर्स को संचयी पूर्वाधिकारी अंश कहा जाता है। सेकेंड टाइप है असंचयी पूर्वाधिकारी अंश। असंचयी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स समझ ही गए होंगे आप। जिस वर्ष कंपनी को प्रॉफिट होता है उस वर्ष तो उन्हें लाभ दिया जाएगा, लेकिन यदि किसी वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने की वजह से लाभ दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसा लाभ अगले वर्षों के लिए संचयी नहीं होता है। अगले वर्षों में पिछले वर्षों का लाभांश पेमेंट करने की बाध्यता कंपनी को नहीं होती है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को असंचयी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। अवशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिंग या फिर हम कह सकते हैं भागीदारी अधिमान अंश। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश क्या है? मैंने भी आपको बताया था कि वर्ष के अंत में कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को उनकी प्री डिसाइडेड रेट पर डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जो भी डिविडेंड बचता है उसमें से उस पर जो पूर्ण अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर्स का होता है। यदि कंपनी के पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम में यह व्यवस्था कर दी जाए कि पूर्वाधिकारी अंशों पर निश्चित दर से लाभांश देने के बाद इक्विटी शेयर्स पर भी एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा जो उनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग में डिसाइडेड होगा। उसके बाद शेष बचे लाभ में से पुनः पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ऐसे अंशों को अवशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। ये इस प्रकार के अंश होते हैं जिनमें अधिमान अंशों को लाभांश पाने का पूर्वाधिकार तो होता ही है, परंतु इसके अतिरिक्त शेष लाभ में से भी पुनः लाभांश, शेष लाभ कौन सा? इक्विटी अंशधारियों को निर्धारित दर से लाभांश देने के पश्चात जो लाभ बचता है उसमें से भी पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। उन्हें भागीदारी या अवशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिंग अधिमान अंश कहते हैं। नेक्स्ट यानी फोर्थ टाइप क्या है? अनाविष्ट भागी अधिमान अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग या गैर भागीदारी अधिमान अंश। इस प्रकार के अंशों के धारकों को केवल निश्चित दर से ही लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है तथा शेष लाभ में हिस्सा बटाने का पूर्वाधिकार नहीं होता है। ऐसे अधिमान अंशों को अनाविष्ट भागी, गैर भागीदार या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अगला टाइप है शोधनीय अधिमान अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिसका कुछ वर्षों के बाद शोधन किया जाता है शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। अब शोधन क्या है? शोधन मतलब इन अंशों के धारकों को अंश निर्गमन की शर्तों के अनुसार इन अंशों की पूंजी वापस लौटा दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत शोधनीय अधिमान अंश को निर्गमन के पश्चात 20 वर्षों के भीतर शोधन करना आवश्यक है। मीन्स अब कंपनी एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गई है, नियम बना दिया गया है कि यदि कोई कंपनी
प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो उन प्रेफरेंस शेयर्स का कंपनी को इशू करने की तारीख से 20 साल के अंदर 20 इयर्स के अंदर रीपेमेंट करना, रिडम्पशन करना कंपल्सरी है। चलिए नेक्स्ट है अशोधनीय अधिमान अंश, उसका रिवर्स हो जाएगा। इस प्रकार के अंशों के धारकों को कंपनी के जीवन काल में उनकी पूंजी वापस नहीं लौटाई जाती है। अभी तो हमने कहा कि 20 इयर्स के अंदर रिडम्पशन करना कंपल्सरी है। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे भी शेयर्स होते हैं जिनकी पूंजी उनके कंपनी के जीवन काल में वापस ही नहीं लौटाई जाती है। तो हाँ, ये एक टाइप था शेयर का, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत भारत की कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस प्रकार के अंशों के धारकों को यह अधिकार होता है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जो पहले से डिसाइडेड होता है, इशू के टाइम पर अपने पूर्वाधिकारी अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं, कन्वर्टेबल। और नेक्स्ट अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिन पूर्वाधिकारी अंशों के धारकों को इक्विटी अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है उन्हें नॉन कन्वर्टेबल अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़े, ये भी हमारी एंट्रीज करते टाइम, इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज करते टाइम कई बार आपके सामने आएंगी। इसीलिए मैंने आज इस फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उसको क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर्स इशू करने की प्रोसेस और क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, हाँ एक टॉपिक और है हमारा, थोड़ा सा थ्योरी जो हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत यूज आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल के क्या क्या टाइप्स हैं, और दूसरा प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। स्टे होम, स्टे कनेक्टेड, बाय।